हेलो बच्चों, आई एम कुलदीप ठाकुर, वर्किंग एज a वोकेशनल ट्रेनर एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं CRDI एंड नॉन CRDI सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, हो सकता है कुछ एक बच्चों ने पहले भी इस CRDI सिस्टम के बारे में सुना होगा, ये किस तरह से काम करता है और इसकी किस तरह की कार्यशैली रहती है। तो सबसे पहले बच्चे हम कंटेंट जान लेते हैं कि ये सेशन, इस वीडियो के थ्रू जो आप पढ़ेंगे उसमें आप किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारा जो इस सेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन, मेन कंपोनेंट जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इस सेशन का जो बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा और जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो को देखेगा, उस बच्चे को यह पता लग जाएगा कि यह CRDI सिस्टम किस तरह से कार्य करता है और ये CRDI सिस्टम है क्या। दूसरा, ये जो CRDI सिस्टम है इसके क्या लाभ हैं जो हमारे दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम होते हैं उनके ऊपर। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि टर्बो चार्जर क्या होता है और यह किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन CRDI सिस्टम की। CRDI, जैसे कि बच्चों नाम से पता लग रहा है, CRDI का मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। C स्टैंड फॉर कॉमन, R स्टैंड फॉर रेल, D स्टैंड फॉर डायरेक्ट, I स्टैंड फॉर इंजेक्शन। यह हमारे पास एक आधुनिक तकनीक है जो कि जितनी भी नई जनरेशन की जो हमारे पास डीजल गाड़ियां आ रही है उनमें प्रयोग की जा रही है। और यह तकनीक जो है, जितने भी हमारे पास यूरो 4 और BS4 की डीजल गाड़ियां जितनी भी आ रही है, उन सभी गाड़ियों में यह तकनीक प्रयोग की जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि ये यूरो 1 और BS4 ये है क्या। तो बच्चे यूरो 4, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, BS1, BS2, BS3 और BS4, ये जो हमारे पास एक नॉर्म्स बनाए गए हैं, एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है उन पॉल्यूशन को कम से कम करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अगर हम बात करें BS1, भारत स्टेज 1 की गाड़ी जो है वो ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित करती थी, फिर BS2 ने और कम करना स्टार्ट किया, और उसी तरह से BS4 की जो गाड़ी है वो बहुत कम प्रदूषण को प्रदूषित करती है। और उसी तरह से आने वाले टाइम में BS6 की जो गाड़ी है आज की डेट में, वो क्या कर रही है, वो प्रदूषण को कम प्रदूषित कर रही है। तो इसकी वर्किंग को जानने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एक ECM होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी बनता है, जो कि एक हम बोले तो पूरा के पूरा दिमाग होता है CRDI सिस्टम का। ECM का काम क्या होता है, जितने भी इसमें कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिक यूनिट लगे हुए हैं उनको करंट भेजना, ये ECM का काम होता है। जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी का, तो ECM जितने भी कंट्रोल यूनिट है उनको सिग्नल भेज देता है। उसके बाद टैंक में, फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है, हमारे पास डीजल होता है। तो फ्यूल, उसके ऊपर हमारे पास एक फीड पंप लगा होता है। फीड पंप का काम क्या होता है, उस फ्यूल को जो कि फ्यूल टैंक में है वो उसको लिफ्ट करना, कहाँ के लिए, फिल्टर के लिए, फ्यूल फिल्टर के लिए। फ्यूल फिल्टर
में जो फ्यूल जाएगा वो 8 से 10 बार प्रेशर के ऊपर होता है। और फ्यूल फिल्टर का काम क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल है हमारे फ्यूल में, उनको अलग कर देना, उनको सेपरेट कर देना। फ्यूल फिल्टर के ऊपर हमारे पास एक हाई प्रेशर पंप लगा होता है। उस हाई प्रेशर पंप का काम क्या होता है, जो फ्यूल हमारे पास फ्यूल टैंक से 8 से 10 बार के प्रेशर के ऊपर आ रहा होता है, उसको 300 से 2000 बार के प्रेशर के ऊपर कॉमन रेल में ड्रॉप कर देना। अब ये जो हमारे पास कॉमन रेल बनी होती है, इस कॉमन रेल में जो फ्यूल एंटर करता है वो एक समान तापमान और एक समान दबाव के ऊपर एंटर करता है। ये जो हमारे पास फ्यूल पाइप होती है, जिसको कॉमन रेल के नाम से भी जाना जाता है, इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे पर प्रेशर सेंसर लगा होता है और दूसरे के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर होता है, जो कि दोनों ही हमारे सिरे जो होते हैं वो ईसीएम से कनेक्ट होते हैं। तो प्रेशर सेंसर हमारे को बता देता है कि जो इस रेल के अंदर जो फ्यूल है वो किस तापमान के ऊपर है और किस दबाव के ऊपर है। और दूसरे सिरे पे जो प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या होता है, उस फ्यूल को रेगुलेट करना, उस फ्यूल का एक समान दबाव रखना। उसके बाद मान लो जैसे टाटा एस गाड़ी की हम बात करते हैं, तो टाटा एस गाड़ी में क्या कि 2 सिलेंडर इंजन गाड़ी है, तो वहाँ से इसमें 2 इंजेक्टर लगे होंगे जो कि कनेक्ट होंगे इस रेल से, और एक समान तापमान और एक समान दबाव के ऊपर जो फ्यूल है उन दोनों सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा। तो उससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, और एक फ्यूल जो होता है वो एक समान एक दबाव और एक समान तापमान के ऊपर जब जाता है तो उसकी एफिशिएंसी और कंजम्पशन भी उसकी कम होती है। और गाड़ी की जो माइलेज है एज कंपेयर टू अनदर जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम है उनसे बहुत अच्छी एवरेज हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ये CRDI सिस्टम है वो कार्य करता है। मेन कंपोनेंट की अगर बात करें, जो हमारे जितने भी नॉन CRDI सिस्टम होते हैं उनके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो उनको हम जानने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से रहती है। स्टोरेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल को स्टोर करने के लिए, फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए एक फ्यूल टैंक होता है हमारे पास। उसके बाद फिल्टरिंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल में कोई डस्ट पार्टिकल है, अनवांटेड मटेरियल है, उसको फिल्टर करने के लिए हमारे पास फ्यूल फिल्टर लगा होता है। डिलीवरी फ्यूल टू इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पंप लगा होता है। इंजेक्ट द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर, रेल में फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए ये हमारे पास प्रेशर पंप यूनिट इंजेक्टर कुछ इस तरह की चीज़ें लगी हो। तो लास्ट में ECM ऑपरेटेड कंट्रोल इंजन स्पीड, कंट्रोल द इंजन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए भी हमारे पास ECM लगा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, देख लिया कि हमारे पास जो मेन कंपोनेंट क्या रहते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के। इसका कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, CRDI सिस्टम। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, फ्यूल जो होता है एक समान दबाव और तापमान के ऊपर रहता है। उससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है, एक तो गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, माइलेज बढ़ जाती है, और फ्यूल की कंजप्शन जो होती है वो क्या होती है, वो कम करती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो इंजन, जो हमारे सिलेंडर जो होते हैं इंजन के, वो क्या होते हैं, एक डायनामिक बैलेंसिंग में रहते हैं, जिससे उनको वाइब्रेशन लॉसेस जो रहते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की अगर बात करें, तो यहाँ पे जितने भी इंजेक्टर लगे, जितना इंजन सिलेंडर गाड़ी होगी, जितने इंजेक्टर होंगे, उनके लिए क्या होगा, कि इंडिविजुअल पंप होगा। तो इससे हमारे को थोड़ा सा क्या लॉस रहता है, क्या नुकसान रहता है, कि जैसे एक सिलेंडर के लिए अलग से पंप लगा हुआ है, तो हो सकता है कि एक सिलेंडर में 8 बार प्रेशर के ऊपर
दबाव के ऊपर जो है वो तेल एंटर कर रहा है, डीजल एंटर कर रहा है, हो सकता है दूसरे सिलेंडर में जो है वो 15 बार के प्रेशर के ऊपर इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल एंटर कर रहा है, तो हमारे को एक थोड़ा सा लॉस रहता है, ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज यही है। तो इसको जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है इसको हम नॉन CRDI के नाम से भी जानते हैं। फ्यूल इंजेक्टर नोजल की अगर बात करें, टू इंजेक्ट द फ्यूल इन द सिलेंडर इन प्रॉपर एटोमाइज्ड फॉर्म, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे लिए क्या होता है कि फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर एटोमाइज्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, टीनी स्मॉल पार्टिकल में एंटर करवाना, जिससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो बनी रहती है इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल की। अब टर्बो चार्जर की अगर हम बात कर ले, टर्बो चार्जर जिन गाड़ियों में डीजल गाड़ियों में जितने भी हमारे पास बस ट्रक्स या हैवी गाड़ियाँ इंटरनल कम्बशन इंजन जिनमें यूज होता है उनमें टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है। तो टर्बो चार्जर क्या करता है, जो हमारे पास इंजन सिलेंडर के अंदर जो एयर को भेजेगा वो क्या करेगा, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशराइज्ड एयर को एंटर करवाएगा। तो इससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है कि जो हाई स्पीड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो एयर एंटर कर रही है इंजन सिलेंडर के अंदर, तो उससे जो फ्यूल बर्न होता है वो अच्छे से होता है। और अगर फ्यूल बर्न इंजन सिलेंडर के अंदर अच्छे से हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। समराइज, तो लास्ट में जैसे हमने बोला था इस सेशन की स्टार्टिंग में कि इस वीडियो के अंत में हम समराइज करेंगे, सारा का सारा देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की। और तो सबसे पहले हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे कि CRDI सिस्टम क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है। CRDI सिस्टम के हमारे को फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर द अनदर कन्वेंशनल सिस्टम्स। और लास्ट में टर्बो चार्जर के बारे में कि ये किस तरह से हमारे को फ़ायदा है जिन गाड़ियों में यह लगा होता है। तो बच्चों, होपफुली मुझे आशा है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।